नमस्कार। भारत में चुनावों की वजह से कहीं ना कहीं हलचल चलती ही रहती है। तो भाई अब जो निगाहें टिकी है वो है राष्ट्रपति चुनाव पर। इस चुनाव में कौन कौन मैदान में है, ये चुनाव होता कैसे है और मौजूदा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, ये हम आपको बताएंगे। हर सवाल का जवाब पूरी तसल्ली से और आसान भाषा में बताएंगे। तो बात शुरू करते हैं उम्मीदवारों से। सबसे पहले सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बात। यही वो गठबंधन है जो अभी केंद्र की सत्ता में है और जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है। एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में दलित नेता रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बार एक आदिवासी महिला को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। यानी पिछली बार की तरह एनडीए ने समाज के बीच फिर से एक खास मैसेज देने की कोशिश की है। इस बारे में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का कहना है कि आज तक कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना है, इसलिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। और अब बात कर लेते हैं विपक्ष की। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त उम्मीदवार के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि सिन्हा ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी छोड़ी है। सिन्हा पहले बीजेपी में थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने लेफ्ट यानी वाम दलों के सूत्रों के हवाले से बताया कि सिन्हा टीएमसी के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने पार्टी से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि कांग्रेस और वाम दल चाहते थे कि सिन्हा की उम्मीदवारी किसी पार्टी विशेष से जुड़ी हुई ना दिखे। दरअसल विपक्ष के उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आरजेडी समेत कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिन्हा ही विपक्ष की पहली पसंद थे। दरअसल सिन्हा का नाम तब सामने आया जब शरद पवार, गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला, इन तीनों ने ही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ दी, यानी वो पेशकश ठुकरा दी। आपको अब बता देते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है और इसका रिजल्ट आएगा 21 जुलाई को। और अब बात कर लेते हैं मुर्मू और सिन्हा में से किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। तो अभी तक की ये संख्या बल के हिसाब से एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रही है। ऐसा क्यों है, आंकड़ों से वो भी समझेंगे, लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव आखिर होता कैसे है। एक इलेक्टोरल कॉलेज, जो एक तरह से वोटरों का समूह होता है, वही राष्ट्रपति को चुनता है। इसमें संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड विधायक शामिल होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सदनों के नॉमिनेटेड सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों और सांसदों के वोटों की वैल्यू भी फॉर्मूले से तय की जाती है। बात विधायकों के वोट वैल्यू की करें तो अलग अलग राज्यों या यूटी के विधायकों की वोट वैल्यू वहां की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होती है। वैसे इसके लिए 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या को आधार माना जाता है। फिलहाल किसी राज्य के एक विधायक की वोट वैल्यू तय करने के लिए ये फॉर्मूला है, इसे भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसे एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। 1971 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8,38,49,905 थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं जिन पर चुनाव होता है। अब अगर उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूले के हिसाब से ये 208 होती है। अब बात कर लेते हैं सांसदों के वोट वैल्यू की। इसे निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद की वोट वैल्यू 708 थी, जबकि इस बार के चुनाव में ये घटकर 700 हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें विधानसभा का प्रावधान तो है ही, लेकिन अभी तक वहां की विधानसभा शुरू नहीं हुई है।
2017 में जम्मू कश्मीर के विधायकों की वोट वैल्यू मिलाकर विधायकों के सभी वोटों की कुल वैल्यू 5,49,495 थी, जो अब घटकर 5,43,200 हो गई है। तो अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। चलिए, चुनाव आयोग की ओर से जो जरूरी योग्यताएं बताई गई हैं उनमें से आपको कुछ मुख्य पॉइंट्स बता देते हैं। पहला मुख्य पॉइंट्स है, जो भारत का नागरिक हो, जो कम से कम 35 साल की उम्र का हो, जो लोकसभा सदस्य के तौर पर चुनाव के योग्य हो, जो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो, जिसके पास भारत सरकार या किसी राज्य के तहत आने वाला लाभ का पद ना हो। अब आते हैं इस बार के चुनाव के आंकड़ों पर। इस चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में कुल वोट वैल्यू 10,86,000 के करीब होगी और एनडीए के पास करीब 5,26,000 वोट वैल्यू बताई जा रही है और वो जीत के आंकड़े से कुछ ही दूर है। दरअसल जीत के लिए कुल वैलिड वोट वैल्यू का 50% आंकड़ा पार करना होता है। फिलहाल आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार को उड़ीसा में सरकार चला रही बीजेडी या आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिल जाता है तो उनकी जीत तय हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बीजेडी के पास 31,000 से ज्यादा और वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,000 से ज्यादा वोट वैल्यू बताई जा रही है। आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार मुर्मू उड़ीसा से ही हैं। वो उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन की सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। ऐसे में उनके नाम का ऐलान होते ही ये माना जाने लगा कि बीजेडी उनका समर्थन करेगी ही। इसी बीच बीजेडी चीफ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी भी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि ये उनके राज्य के लोगों के लिए गर्व का पल है। आपको बता दें कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेडी ने एनडीए उम्मीदवार कोविंद का समर्थन किया था। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उनके हिसाब से तो मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है।